हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आकांक्षा परीक्षा 2024 में बायो के जो क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से जो इस साल आया हुआ है। और पहला प्रश्न बड़ा ही आसान है। प्रकाश संश्लेषण का भंडारण उत्पाद। तो हमें एकदम ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में बनता ग्लूकोज है, लेकिन वो भंडारण यानी कि जो स्टोरेज फॉर्म है ना, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, स्टोरेज प्रोडक्ट, वो स्टार्च है। इसे हिंदी में मंड कहा जाता है। तो बनता ग्लूकोज है, लेकिन उससे स्टोर करके रखने के लिए ग्लूकोज को स्टार्च में बदला जाता है। दूसरा प्रश्न, स्वपोषित जीव ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी कि वो सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और ये बड़ा ही आसान है कि हरे पौधे जो है ना, ग्रीन प्लांट्स, वह स्वपोषी जीव हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बनाते हैं सरल पदार्थों का उपयोग करके। अगला प्रश्न, परपोषी जीव। स्वपोषी का उल्टा यहाँ पर हो गया परपोषी, जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर आधारित रहे। और यहाँ पर सही उत्तर है फीता कृमि, टेपवर्म जो है वो हेटेरोट्रॉफिक परपोषी जीव का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अधिकतम एटीपी। एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा का स्रोत है, तो ये अधिकतम एटीपी कब बनता है? ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या फिर अवायवीय श्वसन। और इनमें से जो सही उत्तर है वह है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। इसको शॉर्ट में टीसीए साइकिल भी कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल कहते हैं। तो टीसीए साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। तो इस टीसीए साइकिल में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि वह वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, जो हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स तक ब्लड को कैरी करती हैं। और इसका ठीक उल्टा, विभिन्न अंगों से अगर हृदय तक लाना होना तो उनको हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं, वेन्स कहते हैं। आगे, पाइरुवेट का विखंडन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का उत्पादन। तो कहाँ पर पाइरुवेट को CO2, जल एवं ऊर्जा में बदला जाता है? और सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से टीसीए साइकिल जहाँ होता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर में होता है। 87 यानी कि ये 7वां प्रश्न यहाँ पर, पौधों में जल का वहन कौन करता है और खाद्य सामग्रियों का वहन कौन करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। तो वाटर के लिए जाइलम और फूड के लिए फ्लोएम। तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन, अगर हम पहला चुनेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाटर है तो हमें पहले जाइलम चुनना है और उसके बाद फूड है, तो ये फ्लोएम। तो सही उत्तर क्या हो गया? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम से होकर। मानव के उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। मानव के उत्सर्जन तंत्र की इकाई का नाम क्या है? न्यूरॉन तो होगा नहीं, क्योंकि ये मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र की इकाई है। हमारे पास जो सही उत्तर है वह है नेफ्रॉन। और हमारे उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग किडनी है, तो ये इकाई नहीं है। हमारा जो इकाई है वो हो गया नेफ्रॉन। इसे वृक्काणु भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पौधों में उत्सर्जन होता है पत्ते गिरने के जरिए, तना अलगन, अलगन मतलब तने का टूट जाना, इन दोनों के जरिए, स्टोमेटा के जरिए। तो वैसे तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है ना, वो तीनों ही होगा, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। इनमें से सभी होता तब तीनों ही ऑप्शन जो है ना हम लोग वो भी चुन सकते थे, क्योंकि तीनों के ही जरिए होता है। स्टोमेटा के जरिए अत्यधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन है या फिर जो जल है, इन सभी का पौधे जो है ना एक्सक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट है कि पौधों में तना की वृद्धि में सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा है? और ये जो हार्मोन है वह है जिबेरेलिन। ये पौधों की तना की वृद्धि में सहायता करता है। साइटोकाइनिन भी वृद्धि में सहायक हार्मोन है। ऑक्सिन भी वृद्धि करने वाला हार्मोन है। और जो एब्सिसिक अम्ल है ना यहाँ पर, ये वह पादप हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, जो पौधों की वृद्धि को रोकता है, यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर है ये। बाकी तीनों पौधों की जो वृद्धि है उसमें सहायक हैं। अगला आ ही गया कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की इकाई, और ये जो इकाई है वो न्यूरॉन है, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। और नेफ्रॉन किसकी इकाई है? हमारे उत्सर्जन तंत्र की। तो ये नेफ्रॉन हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, और इस बार हमारे पास क्या है? न्यूरॉन है।
मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सीधा किताब का सवाल है और यह सभी के लिए उत्तरदायी है। थिंकिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए, रेगुलेटिंग हार्टबीट, हृदय स्पंदन का नियमन, चिंतन, शरीर का संतुलन, सभी के लिए। आसान से प्रश्न है, किताब से ही सीधे दिए गए हैं, पुस्तक से, चैप्टर के बीच से। नेक्स्ट है, दो न्यूरॉनों के बीच का अंतराल क्या कहलाता है? और इसे हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। एक और नाम है अंतर्ग्रथन। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। किसके पाचन द्वारा अमीनो अम्ल प्रस्तुत होता है? प्रोटीन के पाचन द्वारा अमीनो अम्ल बनता है। तो प्रोटीन जब पचते हैं, यानी कि जब उनको विखंडित किया जाता है ना पाचक रसों एंजाइम के द्वारा, तब वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो ये हम जानते हैं कि अमीबा अगर है तो अमीबा जो है ना वो 1 से 2 भाग में टूट जाता है, उसका केंद्रक भी 2 भाग में बन जाता है और इस विधि को हम कहते हैं द्विखंडन, बाइनरी फिशन कहते हैं। कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा जनन करता है? और इसका सही उत्तर है प्लेनेरिया। अगर प्लेनेरिया को हम यूँ समझें तो जितने टुकड़ों में प्लेनेरिया बन जाता है ना, वह हर एक टुकड़ा जो है ना, ये टुकड़ा, ये 3 टुकड़े हैं अगर, तो 3 नए प्लेनेरिया का यहाँ सृजन हो जाता है। तो सही उत्तर हो गया प्लेनेरिया। जनन अध्याय से है, कौन सा जीव मुकुलन द्वारा जनन करता है? और यहाँ पर सही उत्तर है तीसरा, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में बडिंग होती है, मुकुलन होता है। अंतर क्या है? ईस्ट एक कोशिकीय फफूंद है और हाइड्रा जो है ना बहुकोशिकीय, और ये जंतु में इसकी गिनती होती है। ब्रायोफाइलम में किस विधि द्वारा कायिक संवर्धन होता है? और सही उत्तर है पत्ता कलिका, पत्तियों में कलिकाएं बनती है, लीफ बर्ड्स। नेक्स्ट, उद विकास प्राकृतिक वरण के कारण हुआ था। यह कल्पना जो है ना, यह चार्ल्स डार्विन द्वारा दी गई है। हालांकि इस बार ये क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस में ये चैप्टर का ये हिस्सा नहीं है, फिर भी हमें ध्यान में रखना है कि चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है ना, वो दी है। किसी फूल के एंथर में क्या होता है? और एंथर में होते हैं परागकण, पोलन ग्रेन्स जो है वह होते हैं, और पोलन ग्रेन्स के अंदर जो है ना पुष्प का मादा युग्मक नहीं, नर युग्मक जो है वह पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आवश्यक रूप से न कैंसर जन्य है न ही किसी प्रकार का कैंसर का कारण है? और यह है कैफीन इन कॉफ़ी, कहवा में कैफीन। बाकी सभी जो हैं वह कैंसर के कारण हैं, कैंसर जनक हैं। यदि हवा में अचानक परागकण, कवकी बीजाणु और धूल कण की मात्रा बढ़ जाए, उनकी वृद्धि हो जाए, तो कौन सी समस्या बढ़ सकती है? अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है, सांस लेने में परेशानी होती है अस्थमा में। मानव में त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण सूर्य से निकलती हुई कौन सी विकिरणें हैं? और यह विकिरणें पराबैंगनी विकिरण या पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस। और इन्हीं से हमें कौन बचाता है? ओजोन, जिसका सूत्र हम O3 लिखते हैं। ओजोन गैस की जो परत है ना, ये हमें बचाती है। ओजोन यूवी रेस यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। आगे है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला कौन बना रहा है इन चारों में से? यानी कौन किसको खा रहा है? और सभी को हम ध्यान से देखेंगे तो बकरी से तो खाद्य श्रृंखला यहाँ पर शुरू होगी नहीं। खाद्य श्रृंखला जो है अगर हम बनाते भी हैं तो सामान्यतः वो हम पौधों से ही शुरू करते हैं, और बकरी गाय को नहीं खाती या फिर उल्टा गाय बकरी को नहीं खाती, तो ये तो होने से रहा, सभी शाकाहारी हैं बच्चा। ये तो हमें सही उत्तर जो है ना वो मिल जाएगा, घास जिसे बकरी खाती है, बकरी जिसे मनुष्य भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट है ये इंग्लिश में कि फूड चेन कौन बनाता है? तो ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण का परिणाम इन चारों में से कौन सा है? और सही जवाब है सुपोषण, यूट्रोफिकेशन है। कबूतरों में पाया गया नौ वायु की थैली किस में सहायता करती है? यह दोनों कार्यों में सहायता करती है। वायु की थैली शरीर को हल्का भी बनाती है और उड़ते समय ऑक्सीजन के प्रबंधन में भी सहायता करती है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जैसे अंग विवेचित होते हैं। ये भी इस बार नहीं है, ये पक्षी और चमगादड़ के पंख बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिलेबस में नहीं है, 10th की जो परीक्षा होगी। यहाँ पर सही उत्तर है विषम जातीय। अगर यहाँ पे हम देखें, एनालोगस ऑर्गन कहते हैं विषम जातीय अंगों के रूप में, यानी कि इनके कार्य एक जैसे हैं लेकिन इनकी संरचना में अंतर है। अगला प्रश्न, जीवित जीवों के संरक्षित
सभी ट्रेसों को हम कहते हैं। तो जो जीवित जीवों के संरक्षित ट्रेस है ना, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अगला प्रश्न, जल की अधिक हानि को रोकने हेतु ऊंट का सामर्थ्य का कारण है, वह किस प्रकार रोक पाते? इसका मुख्य कारण है कि उनके जो कुबड़ है ना, उनमें पानी भंडारण करने सही ऑप्शन है, लेकिन वास्तविक रूप में वो पानी भंडारण नहीं करते, जल भंडारण नहीं होता, फैट्स यानी कि वसा जो है वो एकत्रित रहती है। तो इस कारण जो ऊंट है वह जल की हानि को रोक पाते हैं। अगला प्रश्न है समजातीय अंग वाला। ये प्रश्न भी इस बार बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। तो समजातीय अंग इनमें से कौन से लक्षण दर्शाते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। इसके लिए बस दो चीज़ें याद रखनी है कि समजातीय समान जाति, यानी कि इनकी जो उत्पत्ति है ना वह समान है, लेकिन इनके कार्य जो है ना वह अलग हो सकते हैं। यानी कि कॉमन ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन, कार्य में अलग परंतु उभयनिष्ठ उत्पत्ति। इसके बाद का प्रश्न है कौन सा आंतर जातीय संघर्ष, यानी एक ही जाति के बीच। तो अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें ना, तो हर एक जो ऑप्शन है ना, एक को छोड़ के उसमें दो दो जातियों के नाम है, यानी कि दो जीवों के नाम है। बस तीसरे ऑप्शन में एक ही जीव का नाम है। तो आंतर जातीय है कि एक ही प्रकार के सजीवों के बीच में जो संघर्ष है उसको हम कहेंगे आंतर जातीय संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। और इसके लिए सही उत्तर है कि एक तालाब में रोहू मछलियों के बीच जो भोजन के लिए संघर्ष है या जिस भी संसाधन के लिए संघर्ष है वो इंट्रा स्पेसिफिक है, आंतर जातीय है। अगर यही अंतर जातीय होता तो तीसरे को छोड़कर बाकी सभी होता। अंतर में दो जाति के बीच, अंतर जो शब्द है वह है अंतर। अगर अंतर जातीय आ जाए तो दो जातियाँ, अगर आंतर जातीय आ जाए तो फिर एक ही जाति, यानी कि जैसे यहाँ पर रोहू का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया किस जीन के उत्परिवर्तन, यानी कि किस जीन में म्यूटेशन गड़बड़ी की वजह से हीमोफीलिया जो है वह हो सकता है। और सही उत्तर है एक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्र में गड़बड़ी, जेनेटिक एरर की वजह से हीमोफीलिया होता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक गैर पारंपरिक स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है ना वह है सोलर एनर्जी है। बाकी सभी परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के। आगे है कि ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है बायोगैस, और बायोगैस को हम किससे प्राप्त करते हैं? बायोमास यानी कि जीव द्रव्य से प्राप्त करते हैं। और इसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। 75% तक जो बायोगैस होती है ना वह मीथेन CH4 से बनी होती है। किस परमाणु के विखंडन से उत्पादित ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा है? और इन सभी के विखंडन से, प्लूटोनियम का भी विखंडन किया जाता है, यूरेनियम का भी, थोरियम का भी। हाइपरट्राइकोसिस एक बीमारी है और इस बीमारी का कारण क्या है? एक्स गुणसूत्र में एरर होना, जेनेटिक एरर होना, यानी कि जो जीन है उसमें गड़बड़ी होना, परिवर्तन हो जाना। और इस बीमारी में क्या होता है ना कि शरीर पर अत्यधिक मात्रा में बाल जो है, रोम जो छोटे छोटे बाल होते हैं हमारी त्वचा पर, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उग जाते हैं। पारितंत्र के जैविक घटक कौन है? किसमें जीवन है? सभी में जीवन है। पौधों में भी है, माइक्रोब में भी है और प्राणी में भी है। तो सही ऑप्शन जो होगा इसका उत्तर वह हो जाएगा चौथा, इनमें से सभी। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑल ऑफ दिस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। और अगर ए बायोटिक आ गया तब जो है हमें चुनना पड़ेगा उत्तर में, जैसे कि ये जैविक घटक है ना, सवाल हो सकता है कि अजैविक घटक, तो ये वो घटक हैं जो जीवन में सहायक है लेकिन इनमें खुद सा जीवन नहीं होता। जैसे मिट्टी हो गई, जल हो गया, तापमान हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, वायु हो गया, ये सभी। अगला प्रश्न है किसी पारितंत्र में जीव अपने संपोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करता है, कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने भोजन या जीवन के लिए निर्भर करते हैं। और सभी जीव सीधे रूप से उत्पादकों, यानी कि इंग्लिश में प्रोड्यूसर्स पर सीधे या फिर इनडायरेक्ट। जैसे बकरी सीधे सीधे पौधों को ग्रहण करती है भोजन के रूप में, लेकिन एक शेर जो है वो प्रोड्यूसर्स यानी कि पौधों पर बकरी के माध्यम से निर्भर करता है। तो जो शाकाहारी हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और जो मांसाहारी हैं वह इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है
कि कौन से हार्मोन का कार्य है कि संतुलित वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का चयापचय नियंत्रण किया जाए। मेटाबॉलिज्म जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब का बैलेंस मतलब रेगुलेट किया जाए। और ये कार्य है थायरॉक्सिन हार्मोन का, थायरॉक्सिन। और इसी थायरॉक्सिन के लिए कौन से तत्व का होना ज़रूरी है? आयोडीन। और आयोडीन क्या है? अधातु है। और हम आयोडीन युक्त नमक इसी कारण खाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आयोडीन नमक होगा तो आयोडीन नमक की सहायता से बनेगा थायरॉक्सिन हार्मोन, और फिर हमारे शरीर का संतुलित विकास, वृद्धि जो है वह होता रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है और लास्ट है ये प्रश्न कि अग्न्याशयी रस में रहने वाले एंजाइम है पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि अग्न्याशय जो पाचक एंजाइम स्रावित करता है ना, उनमें क्या क्या पाया जाता है? और सही उत्तर है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। और लाइपेज जो है ना फैट डाइजेस्टिंग, यानी कि ये जो लाइपेज है वह वसा को पचाने वाला एंजाइम है। बाकी जो है ये पेप्सिन आमाशय से स्रावित होता है, रेनिन भी आमाशय में स्रावित होता है, एमाइलेज जो है हमारे मुख में लाल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। तो ये सारे प्रश्नों को हम देखेंगे ना, तो जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न जो है ना कुछ एक को छोड़कर वो सीधा क्लास 10th की बुक से जो है वह दिए गए हैं। तो अगर आकांक्षा के लिए बायो में तैयारी करनी है तो ज़रूरी क्या है कि हम अपने टेक्स्ट बुक को जो है ना वह एकदम ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद जो भी प्रश्न हैं उनको हम ध्यान से देखें कौन से ऑप्शन हम छांट सकते हैं, नहीं उसका होगा सही उत्तर या सही क्या होगा। थोड़े से ध्यान देने से हम सही उत्तर तक जो है ना पहुंच पाएंगे। जैसे ये पहले प्रश्न में ना जैसे प्रकाश संश्लेषण आएगा ना, अधिकांश के मन में क्या आएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। फटाक से बच्चे यही करेंगे। लेकिन इसमें कीवर्ड क्या है कि भंडारण उत्पाद क्या है? बस प्रकाश संश्लेषण नहीं है, बनता ग्लूकोज है लेकिन इकट्ठा होता है यही ग्लूकोज स्टार्च यानी कि मंड के रूप में। तो यही सवालों पर ध्यान देने से क्या होगा ना कि हम गलती करने से बच पाएंगे।